हेलो फ्रेंड्स, विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। जो भी स्टूडेंट सोशल साइंस की ओवरव्यू क्लासेस बाय करना चाहे, आप इसे केवल 26 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स को आप विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक पर, जिसमें हमने बात कर चुके थे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की। उसके बाद हमने बात की थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, एनसीएफ पर बात की थी हमने। और अब हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर, इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हम कवर कर चुके थे। जैसे इस नीति को मंजूरी कब मिली, तो इस नीति को मंजूरी मिली थी 29 जुलाई 2020 को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। किसकी अध्यक्षता में इस नीति को का जो ड्राफ्ट था वो तैयार किया गया था, तो के कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में इस नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। उसके बाद इस नीति का विजन क्या था वो भी हम समझ चुके थे। साथ ही साथ जो स्टडी का फॉर्मेट था, जो पहले ओल्ड क्या था 10+2 वाला, इसे हटा करके अब नया फॉर्मेट आ चुका है। और नया फॉर्मेट क्या है 5+3+3+4। तो ये क्या है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिस्कस कर लिया था 5+3+3+4 को। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आज हम उसके आगे की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब बातें हम कवर आ चुके हैं। ये भी हमने समझ लिया था 5+3+3+4 क्या है। तो देखिए 5 फाउंडेशन स्टेज है पहली। इसके अंदर 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। इसमें 3 से 6 वर्ष की आयु तक तो आपको प्री स्कूलिंग है, और 6 से 8 वर्ष में क्लास फर्स्ट एंड सेकंड पढ़ाई जाती है। तो आप और बच्चा कितने साल का हो जाएगा, 8 साल का। फिर हो जाती है सेकेंड स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें कितनी आयु रहती है बच्चे की, 8 से 11 साल। और यहाँ उसको 3 क्लासेस पढ़ाई जाती हैं। कौन कौन सी, क्लास 3, 4th और 5th। फिर मिडिल स्कूल स्टेज में 11 से 14 साल का बच्चा रहता है, और उसे कौन सी क्लासेस पढ़ाई जाती है, उसे पढ़ाई जाती है क्लास 6, 7 और 8th। इस 6 क्लास से ही वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर दिए जाते हैं। ये सब नई शिक्षा नीति है। इसके ये सभी मतलब इसमें सोचा गया है कि क्लास 6 से ही वोकेशनल कोर्स स्टार्ट कर देंगे, क्लास 6 से ही प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सभी मिडिल स्कूल स्टेज से ही। और फिर आपकी सेकेंडरी स्टेज रहेगी लास्ट वाली। इसमें बच्चा का कितने का हो जाएगा, ये 4 साल की है, तो ये 14 से 18 साल का बच्चा रहेगा। और यहाँ पर उसे क्लास 9th, 10th, 11th और 12th पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट तो क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे सभी स्टूडेंट के लिए, और कुछ सब्जेक्ट कैसे रहेंगे, ऑप्शनल रहेंगे। स्टूडेंट अपनी इंटरेस्ट के अनुसार जो सब्जेक्ट चाहे वो ले सकता है। तो ये सभी बातें इसके अंदर इस 5+3+3+4 के अंदर की गई थी इससे पहले वाले वीडियो में। तो देखिए जब पहले का जो हमारा मॉडल था 10+2 वाला, उसमें कितने 12 साल का था वो। जो नया फॉर्मेट आया है ये 5+3+3 और 4 का है। तो ये पूरा कितने साल का है, तो देखिए ये पूरा 15 साल का है। तो यहाँ जो 3 साल है शुरू के, कौन से नए जोड़ दिए हैं, प्री स्कूलिंग के जोड़ दिए हैं, या इसको आंगनवाड़ी भी बोल सकते हैं, या बाल वाटिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये जो 3 वर्ष का आपका प्रारंभ के रहते हैं, चाहे इन्हें आंगनवाड़ी बोल लो या प्री स्कूलिंग बोल लो या बाल वाटिका, तो प्रारंभिक बाल व्यवस्था देखभाल और शिक्षा, इसकी व्यवस्था की गई है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। तो ये सब बातें हम इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके थे। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो क्या फोकस किया गया, और इस नई शिक्षा नीति में जो 2020 में आई है, इसमें रखा गया कि ये लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक स्कूली शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को कितना करना है, 100% करना है। पूर्व विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के लिए जो इनरोलमेंट है उसका कितना लक्ष्य रखा गया है, 100%। कब तक रखा गया है, 2030 तक। आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा
कि पूर्व विद्यालय से लेकर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का जो लक्ष्य है, इसमें कितना लक्ष्य रखा गया है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो का, 2 पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो इस 100% पे, यहाँ से वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पूछ लेगा कि कितना डिसाइड किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि 100% डिसाइड करा है 2030 तक। मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पॉइंट पे पूछा जाएगा कि स्कूली शिक्षा में पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य 100% रखा गया है। तो ये कब तक इसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है वो कब तक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2030 तक ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% अचीव करने का यहाँ पर इन्होंने लक्ष्य रखा है। साथ ही साथ इसमें ये नई शिक्षा नीति में उन 2 करोड़ बच्चों की भी बात की गई है जो स्कूल से दूर हैं, तो उन्हें वापस से पुनः स्कूल में लाना, स्कूल से जोड़ना, ये भी इसके अंदर बात की गई है। साथ ही साथ क्लास 6 से ही इंटर्नशिप चालू हो जाएगी, ये बात भी हम समझ चुके थे। व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने का प्रावधान है, ये बातें भी हम कर चुके थे। उसके बाद नई नीति में, नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर भी बल दिया गया है कि जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति सही तरीके से हो, बच्चों को जो बुनियादी साक्षरता है और जो संख्यात्मक ज्ञान है उन्हें अच्छी तरीके से सिखाया जाए। इसके लिए अब देखिए नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थान पे कौन आ गया है, शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय को ये काम सौंपा गया है कि जो बच्चे हैं उन्हें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा जा सकता है कि ये राष्ट्रीय मिशन का नाम क्या है, तो आपको इसका नाम याद रखना है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का या इसकी स्थापना करने पर बल दिया गया है नई शिक्षा नीति में, ताकि बच्चों को जो बुनियादी साक्षरता है वो दी जाए और संख्यात्मक ज्ञान दिया जाए। मतलब बच्चों को एक बेसिक संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे उनको जैसे ABCD आए, अनारम आए, उन्हें इसी तरह वो अल्फ़ाबेट्स को अच्छे से पहचान पाएँ, वो अपना नाम वगैरह लिख पाएँ। इसी तरह उन्हें जोड़, घटाव, गुणा, भाग, संख्याओं को वो पहचान पाएँ, गिनतियाँ उन्हें याद हो, इस तरह के मतलब उन्हें सही तरीके से उन्हें सिखाया जाए, इस बात पर बल इसमें दिया गया है। एक राष्ट्रीय मिशन स्टार्ट करने की बात की गई है, तो इसका नाम क्या है? बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन है, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। सरकार का क्या लक्ष्य है कि 2025 तक इसको अचीव कर ले। इसमें किस क्लास तक के बच्चों को टारगेट किया गया है? क्लास 3rd तक के। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर, एनसीईआरटी। देखिए हमने पहले भी बात करी थी कि एनसीईआरटी ने ग्रुप बनाया था एनसीएफ के लिए, जो एनसीएफ हमने 2005 पे बात की थी। तो फिर अगेन देखिए अब नई शिक्षा नीति आ गई है, तो फिर से पूरा की पूरा पाठ्यक्रम डिसाइड करना पड़ेगा, पूरा की पूरा करिकुलम फिर से डिज़ाइन करना पड़ेगा, फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो फिर अगेन एनसीईआरटी ने एक नए फ्रेमवर्क के लिए काम शुरू कर दिया है, तो इसका नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2020-21। तो ये आपका एनसीएफ कौन सा हो जाएगा? 5वां हो जाएगा, 5वां एनसीएफ हो जाएगा। कब आया ये? 2020-21 में। ठीक है, नई और व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा, तो ये कौन सी है? 5वीं है। तो फिर पहली कब आई थी? तो आपको बोला था मैंने याद रखना, अब तो आपको याद भी हो गया होगा, 3-4 बार बता दिया गया है। पहली आई थी 1975 में, दूसरी आई थी 1988 में एनसीएफ, तीसरा आया था 2000 में और चौथा आया था 2005 में, और अब ये 5वां है। और ये कब आया? 2020-21 में एनसीएफ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये नाम याद रखना, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या नाम है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, ये पूरा की पूरा जो नई शिक्षा नीति है उसके लिए पूरा एक मतलब पाठ्यक्रम क्या रहेगा वो सारी बातें ये डिसाइड करेंगे, इसके लिए तैयार करेगा। साथ ही साथ क्या और बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति के तहत कि जो आपका बीएड था अब
आने वाले समय में जो आपका बीएड होगा 4 सालों का होगा। एक इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री आपको दी जाएगी और ये कोर्स फिर कितने साल का होगा? अब आपका बीएड का 4 साल का। ठीक है? ये बात भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ समान और समावेशी शिक्षा, मतलब सभी, चाहे वो बालक हो, चाहे बालक हो या बालिका हो, इन सभी को शिक्षा कैसी मिलना चाहिए? समान रूप से शिक्षा मिले। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर क्या है, शिक्षा के लिए सुविधाएं नहीं है, तो सरकार ऐसे क्षेत्र जहाँ शिक्षा की क्या है, सुविधाएं नहीं है, तो सरकार ऐसे क्षेत्रों को भी क्या करेगी, फाइंड आउट करेगी और उनके लिए फंड वगैरह का अरेंजमेंट करेगी, ताकि वहां पर भी ऐसे वंचित क्षेत्रों में भी क्या हो पाए, बच्चों को शिक्षा मिल पाए, और चाहे वो बालक हो या बालिका हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। यही इसका लक्ष्य है। जेंडर इंक्लूजन फंड स्थापित किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, तो वहां पर भी बालक बालिका समावेशी कोष विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की बात की गई है। मतलब बालकों को भी शिक्षा मिले, बालिकाओं को भी शिक्षा मिले, इसके लिए जेंडर इंक्लूजन फंड बालक बालिका समावेशी कोष की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ ऐसे क्षेत्र जहां पर बुनियादी सुविधाएं भी शिक्षा के लिए नहीं है, ऐसे वंचित क्षेत्रों के लिए विशेष शिक्षा जोन स्थापित किए जाएंगे। ये बात इसमें की गई है नई शिक्षा नीति में। भाषाई विविधता को बढ़ावा और संरक्षण, इसमें क्या है, देखिए, हर राज्य की अपनी अपनी एक भाषाएं होती है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में देखें, उत्तर प्रदेश में देखें, तो यहाँ मुख्य रूप से हिंदी चलती है। लेकिन वहीं आप पंजाब में जाए तो वहाँ पंजाबी चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, असम में असमिया भाषा चलती है। तो ये जो हर जगह की, हर क्षेत्र की अपनी एक स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होती है, तो उस भाषा को क्या करना, उस भाषा को बढ़ावा देना और उन भाषाओं को क्या करना, संरक्षण करने के पर्पज से नई शिक्षा नीति में बल दिया गया है। इसमें क्या फोकस किया गया है कि कक्षा 5वीं तक तो आपको जो भी मतलब पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, समझाया जाए, वो आपकी मातृभाषा में या आपकी स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन पर बल देने की इसमें बात की गई है। और सरकार का ये फोकस है कि आप आगे की क्लासेस में भी जो मातृभाषा है या स्थानीय भाषा, उसी में शिक्षा प्रदान करें कक्षा 8वीं तक या इसके आगे भी। ये सुझाव दिया गया है कि इसके आगे भी 8वीं तक पढ़ाई या इसके आगे भी आप जो मातृभाषा है या स्थानीय भाषा है उसमें ही शिक्षा प्रदान करें। अब मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से क्या होता है, देखिए, मातृभाषा में अगर शिक्षा प्रदान की जाती है तो उससे क्या होता है, जैसे आपकी मान लीजिए लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। अब आपको सारी की सारी एजुकेशन अगर हिंदी में दी जाएगी, तो आपका जो समझ में आपको चीज़ें क्या होती हैं, जल्दी से आ जाती है। इसीलिए सरकार ने ये जो भाषा है, इसको बढ़ावा देने पे बल दिया है, इसके संरक्षण पर बल दिया है। साथ ही साथ ऐसे छात्र जो जिनमें श्रवण संबंधी, मतलब उन्हें सुनने में क्या है, प्रॉब्लम है, श्रवण संबंधी बाधा है, जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे छात्रों के लिए पूरा जो उनका सिलेबस रहेगा उसके विकसित करने की बात की गई है। मतलब पूरे देश के अंदर एक स्टैंडाइज, मानकीकृत, पूरे देश के लिए एक मानकीकृत भाषा का विकास किया जाएगा। भारतीय संकेत भाषा का, इंडियन साइन लैंग्वेज का विकास करने की भी बात की गई है। साथ ही साथ भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए जो भारत की भाषाएं हैं, जैसे पंजाबी है, असमिया है, हिंदी है, उर्दू है, इन भाषाओं के संरक्षण के लिए और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था की स्थापना की बात कही गई है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन, IITI। तो आपसे इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए नई शिक्षा नीति में किस संस्थान की स्थापना पे बल दिया गया है या बात की गई है, तो आपको नाम याद होना चाहिए, भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, IITI की बात की गई है। साथ ही साथ ये भी बात हम समझ चुके हैं इन इस नीति का उद्देश्य क्या है। अब इस पॉइंट पे चलते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम के भार को कम करना। अब ये बात हम पहले के वीडियो में समझ चुके हैं कि जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा था। तो इस पर सबसे पहले इस बात को किसने उठाया था, तो यशपाल
कमिटी ने ये सारी बातें बताई थी। यशपाल कमेटी ने इसकी रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट कब आई थी? 1993 में आई थी। रिपोर्ट का नाम क्या था? शिक्षा बिना बोझ के। तो देखिए, शिक्षा बिना बोझ के, ये बात उन्होंने 1993 में बताई थी, शिक्षा बिना बोझ के। तो देखिए, उसके बाद 2005 का जो एनसीएफ बना था उसमें भी इस बात पे बल दिया गया था। और आज देखिए, जो नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, इसमें भी इस बात पे बल दिया गया है कि जो अनावश्यक पाठ्यक्रम है, अनावश्यक टॉपिक है, उन्हें हटाया जाना चाहिए। साथ ही साथ किस बात पे बल देना चाहिए? देखिए, एक्सपीरियंस बेस्ड टीचिंग स्टूडेंट को दी जाए, उनका जो कौशल है मतलब स्किल डेवलपमेंट पे बल दिया जाए। साथ ही साथ देखिए, तार्किक चिंतन, यही बात हम समझ में आ रहे हैं, समझते हुए आ रहे हैं कि बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाए, इस तरह से समझाया जाए ताकि वो एनालिटिकल वे में सोच पाए। तो इस नीति में भी इसी बात पे बल दिया गया है। मूल्यांकन की बात करें तो देखिए, आप भी जानते हैं, जैसे आपने एग्जाम दी होगी, जैसे आपने 10वीं में एग्जाम होती है, बोर्ड एग्जाम होती है, फिर 12वीं में बोर्ड एग्जाम होती है आपकी। हर साल आपकी एनुअली स्कूल में भी एग्जाम होती है, कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज की एग्जाम होती है। और अभी आप जैसे एमपीटीईटी वर्ग 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वर्ग 2 की आपकी एग्जाम होगी। तो ये क्या है? ये सभी मूल्यांकन के तरीके हैं कि आपकी परीक्षा के माध्यम से ये देखा जाता है, आपका मूल्यांकन किया जाता है कि आपका स्तर क्या है। तो यहाँ पर भी मूल्यांकन की बात की गई है नई शिक्षा नीति में। तो यहाँ रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी की गई है, जैसे 5वीं बोर्ड 8वीं बोर्ड होती है, तो यहाँ पर इन्होंने क्लास थर्ड के लिए भी, क्लास 3, 5th और 8 के लिए भी इन्होंने ये बात कही है कि जो स्कूल की परीक्षाएं होंगी उसे एक के लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा और उसके द्वारा ये एग्जामें ली जाएंगी। ठीक है, चाहे फिर वो क्लास थर्ड की हो, 5th की हो और 8th की हो। तो कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि शायद गवर्नमेंट का ये प्लान हो कि अब क्लास थर्ड के लिए भी एक, या 5th के लिए या 8th के लिए एक ये प्राधिकरण या एक अथॉरिटी का निर्माण कर देंगे और वो फिर एग्जाम कंडक्ट कराएगा। और इसमें नई शिक्षा नीति में ये बात पर भी बल दिया गया है कि जो क्लास 10th और क्लास 12th में जो एग्जाम होती है उसमें भी कुछ चेंजेस किए जाएंगे। किस तरह के चेंजेस होंगे? या तो आपकी सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम ली जाए और साथ ही साथ आपके एग्जामों में क्या हो, एमसीक्यू भी पूछे जाए। तो इस तरह के चेंजेस भी किए जा सकते हैं। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, वेरी आईएमपी। ये देखिए, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख की स्थापना की गई है, जो कि एक क्या है, राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना का प्रावधान है। तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेगा कि परख क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए एक ये मानक निर्धारक निकाय है, मतलब एक तरह की एक बॉडी है जो कि छात्रों की प्रगति, मतलब जो छात्र हैं उन्होंने कितनी प्रोग्रेस करी है, छात्रों की प्रोग्रेस का असेसमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है नई शिक्षा नीति में, जिसका नाम परख है। इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इस परख पे कि परख क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए, मतलब जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किस तरह की प्रोग्रेस करी है, उस प्रोग्रेस का असेसमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम परख है। साथ ही साथ आपके, मतलब छात्रों का जो प्रगति का मूल्यांकन करने और उन्हें भविष्य में डिसीजन लेने में मदद करने के लिए एआई ये सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करने की बात की गई है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाए। जैसे जैसे आपने कभी अभी, जैसे कुछ ऑनलाइन हमने टेस्ट भी लिए थे आपके सोशल साइंस में, अब आप जाएंगे तो कुछ आपको टेस्ट, 6 टेस्ट मिल जाएंगे। हर टेस्ट में 10 एमसीक्यू है। ठीक है, बाल विकास में आपके 3 टेस्ट हैं, हर में कितने, 10-10 एमसीक्यू है। तो अब मान लो आपने पूरे के पूरे 9 की 9 टेस्ट दे दिए। अब आपके हर टेस्ट में अगर मान लो किसी में 7 है, किसी में 8 है, किसी में 9 है, किसी में 6 है, किसी में 1 मार्क्स है, किसी में 3 मार्क्स हैं, इस तरह के मार्क्स हैं। तो ये एक पूरा पूरा एआई सॉफ्टवेयर एक बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जिसमें आपके सारे मार्क्स डाले जाएंगे। उसमें ये भी, ये जो एआई सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा हाईली, मतलब स्पेशलाइज होते हैं।
इसके माध्यम से ये बता दिया जाता है कि आपका अगर टॉपिक्स हैं तो किन किन टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हैं, कौन से आपके क्वेश्चन किस टॉपिक के सही हो रहे हैं, किस टॉपिक पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इस तरह की वो सारी जानकारियाँ आपको ये जो एआई सॉफ्टवेयर होते हैं ये आपको बता देते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर का भी यूज़ करने की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। और देखिए ये जो सकल नामांकन अनुपात था, जो कि आपका माध्यमिक शिक्षा तक था, वो कितना लक्ष्य रखा गया था 2030 तक 100% अचीव करने का। तो जब उच्चतर शिक्षा की बात करते हैं, उच्चतर शिक्षा में तो देखिए उच्च शिक्षा में ये 2035 तक है और 50% तक का इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की भी बात की गई है उच्च शिक्षा के लिए। तो इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति में जो उच्च शिक्षा के लिए सकल नामांकन अनुपात को 2050 तक कितने प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपको फिर ये परसेंटेज याद होना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो को 2035 तक 50% बढ़ाने का लक्ष्य है। सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कितनी नई उच्च शिक्षा में कितनी नई सीटें जोड़ने की बात की गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की बात की गई है। ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ले कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट प्रणाली क्या है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था क्या है, नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था क्या है। तो ये इस तरह की व्यवस्था है, जैसे मान लो आप कॉलेज जाते हो और कॉलेज में अभी जैसे आपका ग्रेजुएशन 3 साल में हो जाता है। आप चाहे बीकॉम करो, बीएससी करो, ठीक है, बीकॉम कर रहे हो आप, बीएससी कर रहे हो या बीए कर रहे हो, 3 साल में हो जाता है। तो नई शिक्षा नीति में ये बात की गई कि जैसे मान लो आप बीकॉम कर रहे थे, अब आपने फर्स्ट ईयर की तो पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन सेकेंड ईयर से आपने क्या कर दिया, कॉलेज बंद कर दिया, ड्रॉप ले लिया आपने। तो आप बकायदा यहाँ पर भी आपकी पढ़ाई क्या कर सकते हो, छोड़ सकते हो। और ये जो आपका 1 साल कंप्लीट है ना, इसका आप क्या कर सकते हो, सर्टिफिकेट ले सकते हो। ठीक है, अब आप मान लीजिए इस 1 साल का सर्टिफिकेट ले लिया, जॉब वगैरह करने लगे, 10 साल बाद भी आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरी डिग्री कंप्लीट कर लेना चाहिए, तो आप फिर वापस से सेकेंड ईयर में एडमिशन लोगे और आप कंप्लीट कर लोगे। सेकेंड और थर्ड ईयर करके आप आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो इसे ही कहा गया मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट व्यवस्था की, जब आपका मन हो आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। आपका जो ईयर या सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा वहाँ तक का आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और फिर जब आप वापस आना चाहें आ सकते हैं और आपकी जो पढ़ाई है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही है मल्टीपल एंट्री, मतलब जब आपका मन हो आप आ जाइए, एंट्री ले लीजिए, और जब आपका मन हो आप एग्जिट हो सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की बात इसमें की गई है नई शिक्षा नीति में। साथ ही साथ जो भी आपको अंक वगैरह प्राप्त होते हैं, तो इन अंकों को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए एक बैंक की स्थापना पे बल दिया गया है, जिसका नाम होगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एमफिल को नई शिक्षा नीति में एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। इस पॉइंट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस कोर्स को समाप्त कर दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। अब बात करते हैं भारत उच्च शिक्षा आयोग की, इसे इम्पोर्टेंट मार्क करना, वेरी आईएमपी है। तो देखिए भारत उच्च शिक्षा आयोग क्या है, कि देखिए ये उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, जिसमें केवल दो एजुकेशन को छोड़ करके, एक तो आपकी देखिए जो शिक्षा है मेडिकल है इसको, और एक लॉ को, इन दोनों को छोड़ करके जितनी भी हायर एजुकेशन है उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी। केवल शिक्षा में दो शिक्षा को छोड़ के, एक तो देखिए कानून वाली, लॉ वाली, और एक मेडिकल वाली, इन दोनों एजुकेशन को छोड़ करके, ये दोनों का नाम याद रखना, एक चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़ करके बाकी जितनी भी आपकी हायर एजुकेशन है उसके लिए एक बॉडी बनाई जाएगी, और उसका नाम क्या होगा, भारत उच्च शिक्षा आयोग, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अब आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च शिक्षा के लिए एक निकाय का गठन किया जाएगा, और इसमें ये किस शिक्षा को छोड़कर है, चिकित्सा और कानून की शिक्षा को छोड़कर, मतलब एक लॉ को और मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर बाकी जितनी भी हायर एजुकेशन है उसके संदर्भ में एक बॉडी बनाई जाएगी, और उसका नाम होगा भारत उच्च शिक्षा आयोग। इसके तहत ही भारत उच्च शिक्षा आयोग अपने कार्यों को करने के लिए, मतलब ये जो जो इसको काम सौंपे जाए वो अपने सभी कामों को अच्छे से और पारदर्शिता पूर्ण
पारदर्शिता पूर्ण कर सके। इसके लिए 4 संस्थानों के गठन की बात की गई है। तो ये भी आपको पता हो कि भारत उच्च शिक्षा आयोग अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शिता पूर्ण करने के लिए कितने संस्थानों या निकायों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए 4। तो देखिए, आपको ये चारों के चारों के नाम याद होने चाहिए। इन चारों के किसी भी पॉइंट पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत उच्च शिक्षा आयोग विनिमय हेतु किस बॉडी का गठन किया गया है, या मानक निर्धारण हेतु किस बॉडी का गठन किया गया है, या वित्तीय पोषण के लिए किसका गठन किया गया है, या प्रत्यायन हेतु किसका गठन किया गया है? तो विनिमय हेतु राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा नियामकीय परिषद नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल के गठन की बात है। मानक निर्धारण हेतु सामान्य शिक्षा परिषद है, जनरल एजुकेशन काउंसिल है। वित्त पोषण हेतु हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है, उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद है। जैसे अभी पहले क्या था, यूजीसी था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये यूनिवर्सिटी को ग्रांट प्रोवाइड करता था, वित्त पोषण प्रोवाइड करता था। तो नई शिक्षा नीति के तहत किसका गठन कर दिया गया? उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद, हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल के गठन की बात की गई है। और प्रत्यायन हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद की बात की गई है, नेक की बात की गई है। तो ये आपको चारों के चारों याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। किसी भी पॉइंट पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कि नई शिक्षा नीति में भारत उच्च शिक्षा आयोग के किस विनियम हेतु किस का गठन किया गया है, मानक निर्धारण हेतु किसका गठन किया गया है, वित्त पोषण हेतु किसका गठन किया गया है, प्रत्यायन हेतु किसका गठन किया गया है, नेशनल एग्रेडिटेशन काउंसिल जैसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद है। और जिस तरह से इंजीनियरिंग के लिए देखिए, आप भी जानते हैं कि आईआईटी बना रखी है, मैनेजमेंट के लिए आईआईएम बना रखा है। तो इसी तरह के और भी अन्य विषयों के लिए भी एक मानक स्थापित किए जाएंगे जो वैश्विक स्तर के होंगे। जैसे आप भी जानते हैं कि आज आईआईटी की बहुत अधिक रेपुटेशन है, आईआईएम की बहुत अधिक रेपुटेशन है। तो इसी तरह वैश्विक मानकों के अनुरूप बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात की गई है। जैसे इंजीनियरिंग के लिए आप सभी जानते हैं आईआईटी का नाम है, मैनेजमेंट की स्टडी के लिए आईआईएम है। तो उसी तरह बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट भी बचे हैं उनके लिए भी एक यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी, और उसका नाम क्या होगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय। तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस तरह से आईआईटी और आईआईएम को बनाया गया है, और भी अन्य विषयों के लिए किसकी स्थापना की बात नई शिक्षा नीति में की गई है? तो बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात नई शिक्षा नीति में की गई है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी आप सभी जानते हैं कि देखिए 1986 के आसपास टेक्नोलॉजी चलन में नहीं थी उतनी अधिक, लेकिन आज आप सभी डिजिटल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, सरकार को भी ये बातें पता है। तो सरकार ने भी अब शिक्षा में टेक्नोलॉजी पर बल दिया है, चाहे फिर वो पढ़ाने का तरीका हो, असेसमेंट का तरीका हो, प्लानिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, इन सभी में सुधार के लिए शिक्षा में। और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी आपके विचार हैं उसका मतलब फ्रीली, मतलब आप पूरी तरह से मुक्त होकर जो भी आपके विचार है वो बता सकें, उसके लिए एक मंच प्रदान करा है सरकार ने। तो उसका नाम क्या है, उस फोरम का नाम क्या है? इस पॉइंट पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लें कि विद्यालय या उच्च स्तर शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार ने किस नए मंच के गठन की बात नई शिक्षा नीति में की है? तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम की बात की गई है। मतलब सरकार भी ये चाहती है कि एजुकेशन में अब टेक्नोलॉजी का जो यूजेस है वो और अधिक बढ़े। इसीलिए सरकार भी विद्यालय में हो या फिर उच्चतर शिक्षा में हो, इसमें शिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए, मतलब जो असेसमेंट के लिए, चाहे फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्लानिंग करना हो, सब में एजुकेशन के सेक्टर में भी सरकार भी चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो। इसीलिए सरकार ने एक मंच या एक फोरम का निर्माण करने की नई शिक्षा नीति में बात की है, जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी होगा।
कैसा होगा? स्वायत्त निकाय होगा, ऑटोनोमस बॉडी होगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर। सरकार देखिए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो को क्या करना चाह रही है? बढ़ाना चाह रही है। इसीलिए सरकार जो ओपन यूनिवर्सिटी है उनके खोलने पे भी सरकार बल दे रही है। साथ ही साथ डिस्टेंस एजुकेशन को भी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस एजुकेशन को भी सरकार प्रमोट कर रही है। तो ओपन एजुकेशन हो, डिस्टेंस एजुकेशन हो, इसको भी सरकार बढ़ावा दे रही है। और साथ ही साथ सरकार ये भी चाह रही है कि चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से स्टडी करें या डिस्टेंस एजुकेशन आप प्राप्त करें, आपको जो मतलब सभी चाहे सिलेबस हो या जो नॉलेज हो वो आपको कैसा मिले? उच्च गुणवत्ता वाला मिले। इसीलिए सरकार इस पर भी बहुत अधिक काम कर रही है। ये सब बातें सरकार ने नई शिक्षा नीति में की। एडल्ट एजुकेशन क्या होता है? देखिए पौड़ शिक्षा निदेशालय क्या था? पौड़ शिक्षा में एक हमने बात कर ली थी निदेशालय की। पहले इसका क्या नाम था? पूरी बातें हमने समझ ली थी। पौड़ शिक्षा कार्यक्रम पर हमने बात कर ली थी। पौड़ शिक्षा क्या होता है? तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो आप जरूर देखना, वहाँ हम इस पर पूरी डिटेल में बात कर चुके हैं। तो यहाँ सरकार भी यही नई शिक्षा नीति में भी सरकार यही चाह रही है कि जो एडल्ट एजुकेशन है, सरकार ये चाह रही है कि 2030 तक, ये आपको याद रखना है, 2030 तक 100% लोगों को क्या हो जाए? साक्षर किया जाए, ये सरकार चाह रही है। तो इस पॉइंट पे आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि सरकार ने 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस वर्ष को निर्धारित करा है? तो आपको पता होना चाहिए 2030 को। यहाँ सरकार ये चाह रही है कि लोगों को, जो एडल्ट लोग हैं, और शिक्षा के अंदर किस आयु वर्ग के लोग सम्मिलित किए जाते हैं? 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को क्या करना? साक्षरता प्रदान करना, ये सरकार का लक्ष्य है। वित्त पोषण की बात करते हैं। मतलब देखिए शिक्षा के लिए जो फाइनेंस की बात होती है, तो देखिए जैसे सरकार यही चाह रही है कि शिक्षा का क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। ऐसे क्षेत्र जो कि शिक्षा से वंचित है या वहाँ पर शिक्षा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बेसिक फैसिलिटी है, वो भी नहीं है, तो सरकार ये चाह रही है कि वहाँ पर भी इन सभी का क्या हो? विकास हो और बालक और बालिका दोनों को समान रूप से शिक्षा मिले। और हर क्षेत्र में शिक्षा के, चाहे वो फिर गांव हो या शहर हो या बहुत अधिक ऐसा इलाका जो बहुत ही अधिक पिछड़ा भी हो, चाहे वैसा भी एरिया हो, बैकवर्ड एरिया भी हो, हर जगह शिक्षा समान रूप से सबको मिले और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ये सरकार चाहती है। तो सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में भी बजट की बात की है कि जीडीपी का कितने परसेंट सरकार को खर्च करना चाहिए, चाहे फिर वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हो, उनको शिक्षा पर क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और उनको जीडीपी में कितना परसेंट? जीडीपी का 6% इस पर खर्च करना चाहिए शिक्षा पर। और आपको ये परसेंटेज याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में निवेश कितने प्रतिशत शिक्षा में निवेश की बात की गई है? तो आपको पता होना चाहिए जो टोटल जीडीपी है उसके 6% की, ये बात आपको याद होना चाहिए। टोटल जीडीपी का कितना? 6%। टोटल जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करने की बात की गई है। लेकिन अगर अभी हम देखें ना, तो सरकार ने इससे पहले की भी 1986 की भी शिक्षा नीति में यही लक्ष्य रखा था, 6% जीडीपी का। देख लेते हैं एक बार, हमने उस समय भी पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। ये रही आपकी शिक्षा की नीति 1986। ये देखिए वहां पर भी 6% की बात की गई थी। ये देखिए 1986 की जो शिक्षा नीति थी, ये रही 1986 की शिक्षा नीति। और यहाँ भी ये बात की गई थी कि शिक्षा में निवेश करना चाहिए, और जो 6% निवेश की बात यहाँ पर भी की गई थी। 1986 की शिक्षा नीति में कुल राष्ट्रीय आय का कम से कम कितने परसेंट? 6% शिक्षा पे निवेश की बात की गई थी। आज भी बात की गई है 6%, जो आपकी टोटल जीडीपी है उस जीडीपी का 6% शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। लेकिन जब अगर हम अभी लेटेस्ट आंकड़े ही देखें, मतलब अगर हम 2022-23 का अगर इकोनॉमिक सर्वे देखें, आर्थिक सर्वेक्षण देखें, तो वहाँ जब हम देखते हैं ना, तो कितना परसेंट सरकार खर्च कर रही है? लगभग 2.9%। ये हाल ही के आंकड़े, आर्थिक सर्वेक्षण जो आपका आता है,
वहाँ पर सरकार पूरा डिस्क्राइब करती है आर्थिक सर्वेक्षण में कि सरकार ने जो उसका टोटल बजट है, उस टोटल बजट में किस क्षेत्र में, कृषि में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रक्षा में, या जो ब्याज का भुगतान होता है, उन सभी में हर क्षेत्र में कितना कितना बजट अलोकेट करा है, ये सरकार सब जब उसका बजट डिक्लेयर करती है तो वहाँ सरकार पूरी तरह से सारे फंड को बताती है। तो जब आर्थिक सर्वेक्षण हम 2022-23 का देखते हैं, तो जब शिक्षा की बात होती है तो सरकार ने कितने परसेंट खर्च करने की बात की, केवल 2.9%। और जबकि जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, वो इस बात पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं कि अगर देश की हमें बेरोजगारी को दूर करना है, देश की बेरोजगारी, गरीबी, अगर इस तरह की समस्या से निजात पाना है तो सरकार को अपना फोकस किस ओर शिफ्ट करना पड़ेगा। सरकार को पूरा के पूरा फोकस शिक्षा की तरफ करना होगा। शिक्षा ही वो तरीका है जिसके माध्यम से बेरोजगारी और गरीबी के जंजाल से भारत को मुक्त किया जा सकता है। तो हर वर्ष यही बात की जाती है कि भारत को अपना शिक्षा पर बजट बढ़ाना चाहिए, पर अभी अगर 2022-23 की भी बात करें तो केवल 2.9%, और सरकार ऑलमोस्ट हर साल शिक्षा पे कुछ इसके आसपास ही बजट, मतलब 2.5 से 3% के आसपास ही बजट रखती है। तो अब सरकार को ये जरूर इस पे फोकस करना चाहिए। तो उसे ये जो लक्ष्य सेट है नई शिक्षा नीति में भी जीडीपी का 6%, जरूर उसे इस 6% के आसपास बजट में फंड अलोकेट करना चाहिए। कुछ चुनौतियां भी है नई शिक्षा नीति की। जैसे क्या हो जाएगी, देखिए नई शिक्षा नीति में ये बात विशेषज्ञों ने की है कि शिक्षा क्या हो सकती है, महंगी हो सकती है। क्यों महंगी हो सकती है? क्योंकि सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत जो विदेशी विश्वविद्यालय, फॉरेन यूनिवर्सिटी है, उन्हें भी भारत में प्रवेश करने की अनुमति दे दी है। तो इससे शिक्षा क्या हो सकती है, महंगी हो सकती है। साथ ही साथ जो हमारे शिक्षक होंगे वो ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी है इसमें जा सकते हैं। तो ये शिक्षकों के पलायन की समस्या एक देश के सामने आ जाएगी। साथ ही साथ इस बात का भी विपक्ष के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि जब नई शिक्षा नीति लाई गई थी तो जो एक संसद की पूरी प्रक्रिया होती है उसके तहत इस नीति को नहीं लाया गया था। और इसमें एक और ये भी चुनौती है नई शिक्षा नीति के तहत कि आज भी हमारे पास कुशल शिक्षकों का, योग शिक्षकों का, अच्छे शिक्षकों का कहीं ना कहीं देश में अभाव है। फिर भी अगर हम फाइनली जब इसे कंक्लूड करते हैं, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को, तो कई सारी इसमें हमें अच्छी बातें देखने को मिलती है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो 21वीं सदी है, तो काफ़ी सारी जब 1986 की नीति देखते हैं हम, तो वो उस समय की नीति थी, और लेकिन आज 2020 में इन 34 सालों में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ये आप भी जानते हैं। तो सरकार ने उन सभी चेंजेस को ध्यान में रखते हुए इस नई नीति को बनाया है, जिसमें सरकार ने, अगर हम देखें, कि कुछ बातें कंसीडर करी। जैसे सरकार ने शिक्षा में टेक्नोलॉजी के यूज़ पर बल देने की बात कही है कि शिक्षा में टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए, ये एक अच्छा है। साथ ही साथ जो स्थानीय भाषा है या हमारी जो मातृभाषा है, उसका विकास और संरक्षण की बात की गई है। ठीक है। समावेशी शिक्षा पर बल देने की बात की गई है, चाहे फिर बालक हो या बालिका हो, सभी को समान रूप से शिक्षा मिले। ऐसे क्षेत्र जहाँ पर शिक्षा के लिए अभाव है, वहाँ पर सरकार ने ऐसे क्षेत्रों को कुछ विशेष क्षेत्र डिक्लेयर करके उनके लिए शिक्षा के अरेंजमेंट की बात नई शिक्षा नीति में की है। साथ ही साथ फॉरेन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आई है गवर्नमेंट, कि जैसे हमारे बच्चे हैं जो भारत से में ना पढ़ते हुए विदेश जाते हैं, तो उनकी एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट यहाँ पर खर्चा हो जाती है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना विदेश की यूनिवर्सिटी को ही देश में आने का मौका दिया जाए, ताकि जो हमारे बच्चे विदेश जाके पढ़ते हैं वो विदेश ना जाए और अपने देश में ही पढ़ाई करें। और भी कई नीति में अच्छे बिंदु हैं जो हमने डिस्कस करें। जैसे भारतीय उच्च आयोग के गठन की बात है, मूल्यांकन के लिए एक निकाय बनाने की बात है। तो ये सभी, मतलब इसका पर्पस क्या है कि देखिए, जो स्टूडेंट है उसका बौद्धिक विकास करना, और जब उसका बौद्धिक विकास होगा तो उससे क्या होगा, समाज का विकास होगा, समाज से राष्ट्र का विकास होगा, और राष्ट्र से ही विश्व का विकास होगा। ये सब बातें इस शिक्षा नीति में की गई है। और ये नीति की अगर हम बात करें, सफलता की बात करें, तो किस पे डिपेंड करती है कि देखिए इसका क्रियान्वयन, जो एग्जीक्यूशन है, वो कैसा किया जाता है। एक भारत एक युवा जनसंख्या वाला देश है, और अगर इस नीति का अच्छी तरह से क्रियान्वयन किया जाए तो डेफिनेटली इससे भारत बहुत अधिक
प्रोग्रेस करेगा, और इस नीति पे भारत का भविष्य बहुत हद तक निर्भर करता है। क्योंकि देखिए क्लास 6 से ही इसमें क्या बात की गई है, क्लास 6 से ही ये बात की गई है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट को दी जाना चाहिए, वोकेशनल कोर्स शुरू कर देना चाहिए, ये सभी बातें क्लास 6 से कर दी गई हैं। कॉमन सब्जेक्ट क्लास 9th 10th 11 12 से ही कॉमन सब्जेक्ट और ऑप्शनल सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट लाए गए हैं। ठीक है, तो ये सभी है। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट एग्जिट सिस्टम लाए हैं नई नीति के तहत, क्योंकि कई बार ये होता था कि कुछ स्टूडेंट हैं जिन्हें कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी, या कुछ स्टूडेंट के साथ ये समस्या था कि उनकी फैमिली में कुछ बड़ा इशू आ जाए, उसके कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती थी, तो उनका वो जो एक आधी साल बर्बाद चले जाता, तो सरकार ने उनके एक साल को भी महत्व दिया है, और मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लेकर आई है सरकार, कि जैसे जब आप अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट भी जाती है, तो आप जितनी पढ़ाई कर रखी है उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए, और जब आपको फिर वापस काम मतलब स्टडी करना हो, तो आप वापस उस स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरह मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है। स्थानीय जो भाषा है, भारत की भाषा है, उन सभी के संरक्षण की बात है, टेक्नोलॉजी के यूजेस की बात है। जो बधिर छात्र हैं, जिन छात्रों को सुनने की समस्या थी, उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप करने की बात सरकार ने इस नई नीति में की है। तो नई नीति काफ़ी अच्छी है, और हम सभी को इसको स्वीकृत और स्वीकार करना चाहिए, और हमें हमेशा चेंजेस के लिए, जो भी नए परिवर्तन है उनको स्वीकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। हाँ, अगर कुछ कमियां रहती है तो डेफिनेटली ओवर द पीरियड सरकारें उन कमियों पर काम करेगी और उन्हें भी दूर करेगी, और ज़रूर हमें इस नई नीति के जो 2020 की नीति है, इसके ज़रूर अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा टॉपिक था, सामाजिक विज्ञान की प्रगति और अवधारणा वाला ये पूरा टॉपिक था, जिसमें हमने सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को समझा, उसकी प्रगति को समझा, उसके कॉन्सेप्ट को समझा। उसके बाद हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, फिर 1986 की, फिर एनसीएफ को समझा, फिर 2020 की नीति को समझा, शिक्षा बिना बोझ के क्या था ये समझा। ये सब बातें हम इस पूरे टॉपिक में हमने की, और ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी नए टॉपिक पर। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें, और साथ ही साथ अदर स्टूडेंट के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह के और भी वीडियो आपको मिलते रहें। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो ज़रूर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसमें कुछ रिमेंबर पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं, जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने विजय अकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो इसे भी आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। चलिए, तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार।